दोस्तों, मैं देव साहब के सुपरस्टार बनने की कहानी का दूसरा एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वक्त साल है 1958 और मैं खड़ा हूँ मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने। मैंने आज मीडिया में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं कि एक स्टे ऑर्डर दिया गया है कि देव साहब काला कोट भविष्य में नहीं पहन पाएंगे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, तो मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसा कोई स्टे ऑर्डर दिया गया है। तो मैं इस बिल्डिंग के अंदर जा कर के ये मालूम करूंगा कि क्या वाकई में इस प्रकार का कोई स्टे ऑर्डर दिया गया था। मीडिया में सब जगह ये कहानियां हैं कि देव साहब काले कोट में इतने ज़्यादा हैंडसम लगते हैं कि व्हेन गर्ल्स सी देम दे स्वून फ्रॉम रूफ टॉप एंड फॉल डाउन, और उनमें से कुछ लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया था। तो इस कहानी की सच्चाई मैं मालूम करता हूँ और आपको बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ पीछे चलते हुए साल 1952 1952 में ले चलता हूँ। मेरे पास ये एक एक्सरे है। मैं दोस्तों आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक टाइम ट्रेवलिंग फिक्शनल कैरेक्टर हूँ जो कभी भी किसी साल में चला जाता हूँ, जिससे कि मैं आपको देव साहब की कहानी सुना सकूँ। अभी मैं साल 1952 में हूँ, 1952, और पूना के सेसून हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। मैंने आपको एक्सरे इसलिए दिखाया था कि देव साहब का एक्सीडेंट 1952 में हुआ था और वो पूना के सेसून हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। वो फिल्म जाल की शूटिंग पूरी करके लौट रहे थे, जो कि मलवान में हुई थी। महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर मलवान एक बहुत खूबसूरत बीच है। उन दिनों में गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, बल्कि पोर्चुगल की एक कॉलोनी थी। तो इसलिए इंडिया और गोवा के बीच में स्मगलिंग होती थी, और इस पिक्चर में देव साहब ने एक स्मगलर का रोल किया है, और उनके साथ हीरोइन थी गीता बाली। और वो शूटिंग पूरी करके लौट रहे थे। देव साहब ड्राइविंग कर रहे थे। उनके पास आगे की सीट पे गीता बाली बैठी थी, पीछे की सीट पे गीता बाली की बहन थी। और गीता बाली बार बार देव साहब से कह रही थी कि कार को तेज़ चलाओ। देव साहब सोच रहे थे कि कार को ज़्यादा तेज़ चलाना ठीक नहीं है, परंतु गीता बाली के कहने पर उन्होंने स्पीड बढ़ाई और स्पीड को बराबर बढ़ाते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि एक जगह पे कार खड्डे में गिर गई। गीता बाली को तो कोई चोट नहीं आई, परंतु देव साहब को चोट आई, वो बेहोश हो गए। उन्हें पूना के सेसून हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका चेस्ट का एक्सरे हुआ, और एक्सरे में पता चला कि उनके रिब्स में कंट्यूजन हुआ है। और कुछ समय बाद देव साहब को होश आया, तो उनको जो डॉक्टर देख रहे थे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट में ज़्यादातर लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको एक शॉक लग जाता है कि एक्सीडेंट हो गया, अब हम बचेंगे नहीं। पर आपकी विल पावर इतनी मजबूत है, आप अंदर से इतने मजबूत हो कि आपको इस एक्सीडेंट का कोई शॉक नहीं लगा। आपके रिब्स पे कंट्यूजन ज़रूर है, हम प्लास्टर लगाएंगे, जिसके लिए 15 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, परंतु आपकी अंदरूनी मजबूती के कारण आप इस शॉक से बाहर आ गए और अब कोई खतरा नहीं, आप खतरे से बाहर हो। उनको ये बात बताने वाले डॉक्टर थे श्री राम लागू। श्री राम लागू, जो कि आगे चल के मराठी फिल्म और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता बने, जो उस वक्त ससून हॉस्पिटल पूना में काम कर रहे थे। देव साहब को 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उनकी देखभाल बहुत से लोगों ने की। उसमें प्रमुख थे मोहन भाई जी, जो उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद, जो फ्रीडम फाइटर थे और बाद में एक समाज सेवक के रूप में और एक मशहूर वकील के रूप में उन्होंने काम किया। मनमोहन आनंद के अलावा देवानंद साहब के दो और भाई थे, जो दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में थे। उनसे बड़े चेतन आनंद साहब, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, और देवानंद साहब से छोटे विजय आनंद साहब, जो कि गोल्डी के नाम से मशहूर थे। वो भी बहुत ही मशहूर
प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, और उनको सबसे बड़े डायरेक्टर्स में गिना जाता है। और 1957 से लेके 71 तक विजय आनंद साहब ने जो भी फिल्में बनाई वो सारी की सारी फिल्में जुबली हिट्स रही थी। वो इतने मशहूर डायरेक्टर थे। देवानंद साहब के 5 बहनें थी। सबसे बड़ी बहन सावित्री कोहली, जिनके बेटी सुषमा कोहली और अरुणा कोहली, और उनके बेटे भीष्म कोहली जो बाद में विशाल आनंद के नाम से मशहूर हुए। सावित्री जी से छोटी थी कांति खन्ना। कांति खन्ना के बेटे श्री राजीव खन्ना अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं लॉ डिपार्टमेंट के। कांति जी से छोटी शीला कपूर, जिनके बेटे शेखर कपूर बहुत मशहूर निर्देशक और अभिनेता रहे हैं। और उनसे छोटी 2 बहनें और थी, लता सरीन और उषा मधोक। उषा मधोक अभी भी जीवित है, जो कि मशहूर डॉक्टर मधोक की पत्नी है, अभी भी बॉम्बे में बांद्रा में रह रही हैं। ये देवानंद के परिवार के बारे में हुआ। वो एक्सीडेंट से रिकवर हुए। उनकी फिल्म जाल रिलीज हुई, जो कि बहुत ही बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। 1951 में देव साहब की बाजी एक सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद 1952 में जाल ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये उस वर्ष की सबसे कामयाब बॉक्स ऑफिस हिट रही, और उसमें मोटे तौर पर बाजी की टीम ही दोहराई गई। डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब, हीरोइन थी गीता बाली, और चरित्र अभिनेता थे के.एन. सिंह साहब। के.एन. सिंह साहब ने देवानंद की बहुत सी फिल्मों में काम किया। बाजी में आपने देखा था वो हीरोइन के फादर थे, और आखिर में पता चलता है कि वो ही विलेन भी थे। जाल में उन्होंने हीरोइन गीता बाली के अंधे भाई का बहुत ही खूबसूरत रोल अदा किया। उसके बाद आगे चल के 1956 में जब सीआईडी फिल्म आई, तो उसमें भी के.एन. सिंह साहब की मुख्य भूमिका थी, एक पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में। और उसके बाद उनकी उल्लेखनीय भूमिका थी गाइड के अंग्रेजी वर्जन में। दोस्तों, आपने गाइड फिल्म कई बार देखी है। गाइड में जो भोला का रोल है वो हिंदी वर्जन में गजानन जागीरदार ने किया है, परंतु गाइड का एक इंग्लिश वर्जन भी बना था, और उसमें ये भूमिका के.एन. सिंह साहब ने निभाई थी। तो आप जब इस वीडियो पे अपने कमेंट दें, तो यदि बता सकते हो तो कृपया बतलाएं कि जब के.एन. सिंह साहब ने अंग्रेज़ी वर्जन में भोला का रोल किया था, तो हिंदी वर्जन में उनसे भोला का रोल क्यों नहीं करवाया गया, और वो भोला का रोल गजानन जागीरदार साहब को क्यों दिया गया था। अब देवानंद साहब की कहानी आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं साल 1954 में, जबकि उनकी बहुत ही मशहूर फिल्म टैक्सी ड्राइवर बनी थी। दोस्तों, उनकी कंपनी नवकेतन से बाहर उनकी जो फिल्म थी वो बहुत बड़ी हिट साबित हो रही थी, और देवानंद साहब एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। परंतु उनकी जो फिल्म कंपनी थी नवकेतन, उसमें उनकी फिल्म बाजी तो बहुत कामयाब रही थी, परंतु उसके बाद उनकी फिल्में हमसफ़र और आंधिया नहीं चली थी। इसलिए नवकेतन के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ थी, और उनकी वो अगली फिल्म बनाने के लिए उनके पास बजट भी बहुत कम था। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी लेकर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि देव साहब का मानना था कि बिग मनी डजंट नेसेसरली मेक ए बिग फिल्म। अच्छी फिल्म या एक महान फिल्म वही बनती है जिसकी कहानी बहुत अच्छी हो। तो टैक्सी ड्राइवर फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी, और इस कहानी को लिखा था उनके भाई विजय आनंद साहब ने, और उनकी भाभी चेतन आनंद साहब की पत्नी उमा आनंद जी ने। उमा आनंद जी और विजय आनंद साहब ने मिलकर टैक्सी ड्राइवर की कहानी लिखी थी, जो बहुत ही अच्छी कहानी थी, और इसका डायरेक्शन दिया था चेतन आनंद साहब ने। उस वक्त क्योंकि बजट की कमी थी, इसलिए फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर आउटडोर की गई। एक टैक्सी पे कैमरा बांध दिया गया, और दिन में सुबह से शाम तक बम्बई की सड़कों पर फिल्म की शूटिंग होती थी, और इसकी डबिंग
बाद में की गई। सिर्फ 2 सेट्स बनाए गए थे। एक तो रेस्टोरेंट का सेट था जिसमें फिल्म की साइड हीरोइन शीला रामानी जी, जो कि सिल्वी डांसर का रोल करती है, उनके डांसेस हैं। और मिस्टर डिमेलो जो उसके मालिक हैं, उनका बहुत अच्छा किरदार है। और साथ ही जो लैंडलॉर्ड थे देवानंद साहब के पाली हिल्स मकान के, वो लैंडलॉर्ड और उनकी पूरी फैमिली भी उस फिल्म में, उस सेट में दिखाई गई है। दूसरा सेट था एक कमरा जिसमें देवानंद साहब रहते हैं और जहाँ छुप कर के कल्पना कार्तिक भी रही थी। तो इन 2 सेट्स के अलावा बाकी सारी शूटिंग बम्बई की सड़कों पे हुई थी, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा हिट आइडिया साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त की 1954 की बम्बई की सारी खूबसूरती उन्होंने कैमरे से कैप्चर कर दी। और अगर आप बॉम्बे की हिस्ट्री देखना चाहें और 1954 में पूरी बॉम्बे की ज्योग्राफी देखना चाहें कि बॉम्बे कितनी खूबसूरत थी, तो आप टैक्सी ड्राइवर फिल्म ज़रूर देखिए। टैक्सी ड्राइवर फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उसके प्रीमियर में चीफ गेस्ट जो बुलाए गए वो कोई पॉलिटिशियन या फिल्म पर्सनैलिटी नहीं थे, बल्कि टैक्सी ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट को ही चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। और उस दिन सारे टैक्सी ड्राइवर उस प्रीमियर को देखने गए। तो जो लोग भी फिल्म देखने के लिए गए थे उनको बस से या लोकल ट्रेन से या किसी अन्य साधन से जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी टैक्सी सड़क पर नहीं थी। सारे टैक्सी ड्राइवर इस फिल्म को देखने गए थे। फिल्म बहुत कामयाब रही। एस.डी. बर्मन साहब का बहुत ही हिट म्यूज़िक था और साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत हिट गाने लिखे। जाएं तो जाएं कहाँ उस साल का सबसे मशहूर गाना था, जिसके लिए एस.डी. बर्मन साहब को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उसके अलावा हम जानते हैं कि साहिर लुधियानवी साहब सोशलिस्ट विचारधारा के थे, तो उन्होंने एक गाना ऐसा भी लिखा था जिसमें उनकी सोशलिस्ट विचारधारा पूरी झलकती है कि बांट के जो खाए उस पे जानो दिन तू लुटा, बांट के जो खाए उस पे जानो दिल तू लुटा, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के ज़िंदगी के दिन गुजार दे। तो ये गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। और टैक्सी ड्राइवर फिल्म ने नवकेतन के फाइनेंसेस को फिर से स्ट्रेंथन कर दिया। और देवानंद साहब तो पहले से ही बहुत कामयाब स्टार थे। टैक्सी ड्राइवर के बाद वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड स्टार बन गए। और टैक्सी ड्राइवर की सबसे बड़ी घटना जो है वो ये थी कि इस फिल्म के बीच में देवानंद साहब ने हीरोइन कल्पना कार्तिक से शादी की। उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन शादी करें और कोई बिना किसी भीड़ भाड़ के शादी करें। तो उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के यहाँ नोटिस दिया और उस नोटिस को जब 15 दिन हो गए तो वो शूटिंग से एकदम से चुपचाप गायब हो गए, देवानंद साहब और कल्पना कार्तिक जी। और दोनों शादी करके वापस जब आए सेट्स पे तो फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी जिसे सिनेमाटोग्राफर भी कहते हैं, रात्रा जी, उन्होंने स्पॉट किया कि कल्पना कार्तिक जी ने एक अंगूठी पहन रखी है जो पहले के सेट्स में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप ये अंगूठी उतारिए क्योंकि शॉट्स की कंटिन्यूटी फिर नहीं रहेगी, पहले ये अंगूठी नहीं है, अब ये अंगूठी आ गई। तो कल्पना कार्तिक ने जब वो अंगूठी उतारने से मना किया तो ये राज खुल गया कि इन दोनों ने शादी कर दी है। और उसके बाद तो वो खबर पूरे बॉलीवुड में, पूरे बॉम्बे में फैल गई और उस शादी के लिए बहुत से सेलिब्रेशन हुए। पर पहले दिन उन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि कल्पना कार्तिक ने कहा कि इस आज के दिन सिर्फ देवानंद एक गेस्ट होंगे और मैं ही अकेली एक होस्ट होंगी जो उनके लिए खाना बनाऊंगी। तो दोस्तों ये कहानी है टैक्सी ड्राइवर तक की। अगले एपिसोड में मैं आपको साल 1955 से आगे की कहानी सुनाऊंगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो पॉइंट उठाए हैं उसके बारे में अपनी राय दें, जैसे कि के.एन. साहब किस तरह के कलाकार थे
और उनको हिंदी गाइड में भोला का रोल क्यों नहीं दिया गया, और काला कोट की जो बात मीडिया में उठी थी उसमें सच्चाई क्या थी, इस बारे में भी अपने कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच।